हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 6 सितंबर और हम उपस्थित हैं आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप हमारे चैनल पर अपना धैर्य बनाकर अंतिम तक वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। तो आइए इस करंट अफेयर्स के इस सेट को हम आज अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हाल ही में कोल इंडिया ने 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। हमारा पहला प्रश्न है कि यह कोल इंडिया लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। तो इसने किया 1.22 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन कितने परियोजनाओं पर। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए 100, बी 500, सी 400 या फिर डी 250। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने जितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है वह है 500 परियोजनाएं। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो कोल इंडिया ने 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने का फैसला किया। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं, जिससे कि हम इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी हैं जो वो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं। के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक 122 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यहाँ पर 500 रहेगा दोस्तों, कि 500 परियोजनाओं पर 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोयला क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों का तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना, 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। तो यह 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा प्रश्न यह है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। हमारे ऑप्शन है 24वें, 48वें, 78वें या फिर 40वें। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने इस बार जो स्थान प्राप्त किया है वह है 48वें स्थान पर। यह पहली बार है कि भारत टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पहली बार सिर्फ 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया। भारत सन 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर था और 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित होती है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखा, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो प्रथम नंबर पर देश है वह है स्विट्जरलैंड। स्वीडन दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे, ब्रिटेन चौथे, नीदरलैंड 5वें, डेनमार्क 6वें, फिनलैंड 7वें और सिंगापुर 8वें, जर्मनी 9वें और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इसे जारी करने वाली जो एजेंसी है वह विश्व बौद्धिक संपदा। भारत 48वें स्थान पर पहुंचा इस बार। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कि केंद्रीय सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन हैं संस्कृत, तमिल, उर्दू या फिर पश्तो। तो केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में जिन भाषाओं को दिया स्थान उसमें उर्दू भी शामिल है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो कश्मीर, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दिया है। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दी। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस
किन शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा? कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कश्मीर में मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा बोलते हैं, लेकिन इन दोनों स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। तो इस बार इन भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन है फिनलैंड, नेपाल, गिनी या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि फिनलैंड। फिनलैंड को इस सहयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विज्ञान और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ। यह AMOU भू विज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भू भौतिकी और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया। यह दो देश है वह है फिनलैंड। फिनलैंड एक यूरोपीय देश है दोस्तों, और जिसकी राजधानी है वह हेलसिंकी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? हमें बताना है कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल किस देश ने स्थापित किया है? तो हमारे ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि चीन। चीन ने कैलाश मानसरोवर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हाल ही में स्थापित किया। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो कौन सी मिसाइल तैनात किया गया? वह है DF-21। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? हमारे ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या फिर मुंबई। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। दिल्ली के किनारे रेलवे स्टेशन किनारे 140 किलोमीटर तक झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि टाइम बाउंस के तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस राज्य ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो हमें बताना किस देश ने चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो प्रदेश है वह है हमारा उत्तर प्रदेश, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया। सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिल्डर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश ने यह फैसला लिया, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय रेलवे बोर्ड ने किसी CEO को
नियुक्ति प्रदान किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं विनोद यादव, सुमंत राव, अमित सिंह या फिर विनोद सक्सेना। तो पहली बार बनाए गए इस पद सीईओ को, जो कि भारत के रेलवे विभाग में बनाया गया है, इसके लिए चुना गया है विनोद यादव को, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि विनोद कुमार यादव इस समय चेयरमैन भी है और अब वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होंगे। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में भारत और रूस ने किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन AK-47, AK-203, AK-250 या फिर AK-76। तो जिस नई राइफल को निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है वह है AK-203, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। AK-200 दोस्तों AK-47 का ही नवीनीकृत रूप है, यानी कि उसको मॉडिफाइड करके इसको बनाया गया है। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल्स को लेकर अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सके। यानी कि भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल्स को लेकर के समझौता हो गया या फिर फाइनल डील हो गया है, को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सके। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतर और सर्वाधिक उन्नत रूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इंसास असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सही उत्तर है AK-203। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल में इंद्र युद्धाभ्यास, तो किस युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं हम लोग? इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? जापान, अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस? तो दोस्तों इंद्र युद्ध अभ्यास जो है वह भारत और रूस के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि रूस। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। यह युद्ध अभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इंद्र युद्ध अभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है, यानी कि 2005 से इस युद्धाभ्यास को प्रारंभ किया गया था। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का युद्ध का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। तीनों सेना की बात करें कि तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना होती है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों के लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में रूस ने यह कहा है कि वह निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो अब देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या हैं। हमारे ऑप्शन हैं चीन, इजराइल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स पॉलिसी को जारी रखने का निर्णय लिया है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रूस ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों का आपूर्ति करने वाला देश है, यानी कि भारत को सबसे ज़्यादा जो देश हथियारों की आपूर्ति करता है वह रूस है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सबमरीन भी शामिल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में हरिकेन नाना किस देश के तट से टकराया? हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इस बार जो चक्रवात आया उसका नाम है नाना। तो हमें बताना है कि यह किस देश के तट से टकराया। हमारे ऑप्शन है बेलीज, पनामा, चिली या फिर अलास्का। तो हरिकेन नाना जो है कि बेलीज के तट से टकराया, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए, बेलीज। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। US नेशनल हरिकेन सेंटर
के अनुसार हरिकेन नाना की गति 75 मील प्रति घंटा अर्थात 120 मील प्रति घंटा थी। हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सैफिर सिम्पसन विंड स्केल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है। तो हरिकेन नाना जो है वह बेलीज के तट से टकराया। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस पर नए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम अच्छे अच्छे प्रश्नों से बना वीडियो आपको अपलोड करें तो सबसे पहले आपको आपके पास पहुँचे और आप इन प्रश्नों को तैयार करके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।